ओके बच्चों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है, इसका जो पर्पस है वो है कि हमने जो प्रैक्टिकल के टिप्स और ट्रिक्स का ओवरव्यू करना। फर्स्ट आई लेट यू नो कि टोटल जो अ, क्या कितनी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेक्टेड होते हैं या टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सिलेबस में इंक्लूडेड होते हैं। फिर हम हर एक एक्सपेरिमेंट की डिटेल में जाके देखते हैं कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपने किन चीज़ों को ख्याल रखना होता है। ऑल दो आपने प्रैक्टिकल का वर्क जो होता है वो लैब में काफी एक्सटेंसिवली किया हुआ होता है, बट स्टिल इट्स अ लास्ट मिनट हेल्प जो आपको जिन चीजों का ख्याल रखना होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको कितनी तरह के एक्सपेरिमेंट्स आ सकते हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला सबसे होता है बच्चों टाइट्रेशन, फेमस भी है, राइट। दूसरी तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। मैं एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि ये कौन कौन से हैं। तीसरा होता है थर्मोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स जो है। तीसरा होता है थर्मोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, राइट। मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या टाइप्स होती हैं। चौथा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। पांचवा इसमें होता है यस कलेक्शन ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये बड़ा रेयर है बट आता है। और छठा है जो सबसे फेमस है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों वन बाय वन, तो आपको एक्सपेरिमेंट्स याद आ जाएंगे। सो नंबर वन है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के आगे वही जो एसिड बेस होती है, एक नंबर वन। इसमें एक और होती है जिसे बोलते हैं रीडॉक्स। एक है आइडोमेट्रिक। ये तीन तरह की टाइट्रेशन आपने लैब में की होंगी। अभी हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। एसिड बेस है, रीडॉक्स है और आइडोमेट्रिक है। फिर होता है ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें आप लॉस इन मास को देखते हैं। आपको एक सॉलिड दिया होता है, आप उसके मास को हीट करते हैं, उसमें से लॉस इन मास होता है। वो लॉस इन मास दोनों तरीकों से हो सकता है। अगर वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दे तो भी लॉस इन मास होता है, और अगर वो डिकम्पोज हो जाए जैसे कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं तो भी लॉस इन मास होता है। उन्हें ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। थर्मोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट वही इंथैल्पी वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होंगे, जिसमें आप उसकी इंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं, या मे बी टाइट्रेशन भी करके। रेट ऑफ रिएक्शन वही रिएक्शन की स्पीड को जो हम मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस, इसमें आपको कलेक्शन करनी होती है गैस की, राइट, और उसके वॉल्यूम को मेजर करना होता है। जनरली ये वो अपवर्ड डिलीवरी से करते हैं, ठीक है। आपको एक डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं जिसमें अपवर्ड कलेक्शन करके गैस की उसको मेजर करना होता है। मैं भी डिटेल में इस पर बात करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपको एक सॉल्ट की, ये सारा जो है ना ये क्वांटिटेटिव था बच्चों, ये से कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी यहाँ हम क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज, मास, वॉल्यूम्स, इनको देखते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स में। ये लास्ट वाले को क्वालिटेटिव इसलिए कहते हैं कि आप इसमें कोई क्वांटिटी की बात नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट सॉल्ट आया होता है, ठीक है, जो सॉल्ट होता है उसके अंदर जो केटाइंस और एनाइंस होते हैं उनको सिर्फ डिटरमिन करते हो, उनको डिटेक्ट करते हो एक्सपेरिमेंट्स करके। सो इट्स जस्ट अ क्वालिटी ऑन विच यू टॉक, यू डोंट डिटरमिन, यू डोंट टॉक अबाउट द देयर वॉल्यूम्स, देयर मासेस, देयर क्वांटिटीज। तो ये है बच्चों टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो अभी एक्सपेक्टेड है। इनमें से जनरली तीन क्वेश्चन आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा तीन क्वेश्चन आएंगे, जनरली तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभार चार भी हो सकते, ठीक है। इन्हीं में से एग्जामिनर जनरली पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर बेस करके 2 आवर्स का आपका जॉब होता है ये, नॉट द जॉब एग्जाम।
तो 2 आवर्स की एग्जाम होगा आपका, और इसमें इन्हीं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई 2 से 3 एक्सपेरिमेंट या 4 एक्सपेरिमेंट आपको आ जाते हैं, 3 यूजुअली। ओके, अब वन बाय वन इसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइट्रेशन। ठीक है, सो जब आप टाइट्रेशन से शुरू करते हैं, पहली बात करते हैं जी टाइट्रेशन की। ये तो मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया ना कि क्या है। जब हम टाइट्रेशन की बात करते हैं बच्चों, तो टाइट्रेशन के आगे टाइप्स होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, एसिड बेस है, रीडॉक्स है, आयोडोमेट्रिक है, और एक थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होती है। ये यूजुअली हम कम करते हैं, जिसमें कि आप इंथैल्पी चेंज वाया टाइट्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। बट ये बहुत कम होती है, वेरी रेयर। यूजुअली ये 3 टाइट्रेशंस हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये जो लोग अभी जाके A2 में P5 करते हैं, तो उनको ये अंदाजा होता है कि ये P5 में बहुत ज्यादा पूछते हैं इस बात के बारे में। अच्छा, अब आ जाते हैं एसिड बेस और इसके ऊपर। बिफोर आई गो फॉर द डिटेल ना, जो जनरल टर्म्स होती है ना अबाउट, वो मैं आपको बता देता हूँ। एसिड बेस जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली के अगेंस्ट होती है। एक बात, रिडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4, राइट, अलोंग विद एसिडिफाइड होता है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करना होता है, जिसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट आयरन भी हो सकता है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में वही आयोडाइड है, आयोडीन है, राइट, उसमें क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट वगैरह के आयंस के साथ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन स्टार्च इंडिकेटर से की जाती है। ओके, अब आ जाते हैं जो जनरल, आपको पहले मैं टर्म्स बताता हूं जो आपको आनी चाहिए, जो एग्जामिनर यूज करते हैं इन द टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स में, राइट। नंबर 1 चीज जो बार बार वैल्यू यूज होती है, जिसे बोलते हैं टाइटर। आप सबको पता होगा टाइटर क्या चीज होती है। जो वॉल्यूम ब्यूरेट से फ्लो करता है उसे आप टाइटर कहते हैं, वॉल्यूम फ्रॉम ब्यूरेट, उसे टाइटर बोलते हैं, जो भी ब्यूरेट की रीडिंग आती है, राइट। उसके अलावा जब आप इसको मेजर करते हैं, तो आप कहते हैं जी इसकी रीडिंग्स क्या होनी चाहिए, कंकॉर्डेंट होनी चाहिए। अब कंकॉर्डेंट का मतलब क्या है कि रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 0.10 cm³ होना चाहिए डिफरेंस, तो आप उन्हें कहते हैं कंकॉर्डेंट रीडिंग्स है ये। ठीक है, या फिर जो एक और चीज जो इससे रिलेटेड होती है, वो ये होती है कि आपका जो टाइटर है ना, उसका एक एरर भी होता है, या जिसको आप अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है। टाइटर क्योंकि ब्यूरेट से फ्लो कर रहा है, उसका इंस्ट्रूमेंट ब्यूरेट है, तो जो ब्यूरेट का लीस्ट काउंट है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का बच्चों एरर आ जाता है। याद रखो, एरर कभी भी निकालना हो तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट होता है उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना। लीस्ट काउंट से मुराद है कि जब मैं ब्यूरेट को देखता हूं यूं, तो इसके ऊपर एक ग्रेजुएशन हुई होती है, तो मैंने वो ग्रेजुएशन गौर से देखनी होती है कि ये 0 है और इससे अगली ग्रेजुएशन क्या है। वो अगर 0.1 है तो मेरा लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1। ओके, तो जो मेरा लीस्ट काउंट है उसको मैंने आगे डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2, तो मेरा एरर आ जाएगा। सो इन दिस केस अगर आपका लीस्ट काउंट 0.10 है, उसको आपने 2 से डिवाइड किया, तो क्या एरर आ गया इसका, 0.05। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स 2 दफा रीडिंग लेने के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्यूरेट में कभी भी एक रीडिंग नहीं होती, आपने अभी मैं आगे टेबल बनाता हूं तो आपको समझ आ जाएगी, इनिशियल फाइनल दोनों होती है ना, तो आप कहते हैं जी 2 दफा रीडिंग लेनी है, तो इसलिए एरर भी 2 दफा होने के चांस है ना, तो इसलिए लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई 2 हमेशा एरर होगा, याद रखना ब्यूरेट का। ओके, फिर इसी में एक चीज साथ ही बच्चों सवाल पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ इसका परसेंटेज एरर क्या होगा। तो आपको एरर पता चल गया, 0.05 टाइम्स 2 इसका एरर है, डिवाइडेड बाई इस ब्यूरेट को लेके आपने कितना वॉल्यूम। आयशा आप लिख लें अपने क्वेश्चन को, मैं बीच में जब ब्रेक लूंगा तो फिर I'll आंसर दिस। ओके,
0.05 अगर आपका जो स्मॉलेस्ट जो एरर आया है मल्टीप्लाइड बाय 2, आज लेट से हमने जब आज एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे लैब में, तो जो हमारी रीडिंग आई वो आई 26.5। तो वॉल्यूम कितना यूज किया ब्यूरेट के लिए? 26.5 इंटू 100, राइट। अभी तो मैंने बताया कि जो भी लीस्ट काउंट होगा उसको डिवाइड करेंगे तो एरर आ जाएगा, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें रीडिंग दो दफा ली जाती है, जैसे ब्यूरेट में पहले इनिशियल रीडिंग ली जाती है फिर फाइनल रीडिंग ली जाती है, तो इसलिए उसका दो दफा एरर हो गया, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक चीज ये आपने याद रखनी है, ये टाइटर की ही वैल्यू है, टाइटर का ही एरर है। दिस इज द टाइटर की अनसर्टेनिटी है, टाइटर का एरर है। ये टाइटर वो लिक्विड है जो ब्यूरेट से फ्लो कर रहा है नीचे, ये उसी का जो वॉल्यूम आप यूज कर रहे हैं। वो अमूमन जब ये होता है ना कि अच्छा टाइटर वॉल्यूम बताओ, फिर अगला सवाल क्या होता है? आपने देखा क्वेश्चंस के अंदर अगला सवाल होता है इसकी अनसर्टेनिटी या इसका एरर बताओ। फिजिक्स में अनसर्टेनिटी यूज करते हैं, केमिस्ट्री में एरर का वर्ड यूज करते हैं, वो कहते हैं इसका एरर बताओ। तो मैं वो साथ ही बता दिया कि जो आपका टाइटर होगा ब्यूरेट से जो फ्लो कर रहा होगा, उसका जो एरर होगा वो आपने साथ ही बता देना होगा। फिर कभी कभी कहते हैं अच्छा इसका परसेंटेज एरर बताओ, तो वो साथ ही मैंने बता दिया कि जो एरर होगा उसको आपने उस वॉल्यूम से डिवाइड करना है जो उस वक्त आप यूज कर रहे होंगे। ये मैंने 26.5 एज्यूम किया है, ठीक है। आपका तो जो उस वक्त आपने वैल्यू आई होगी वो यूज करनी है। यहाँ इंटू 100 करोगे तो वो क्या आ जाएगा? वो उस वक्त का क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो बात होगी टाइटर की। और जो टाइटर होता है वो हमेशा 2 डेसिमल प्लेस रिकॉर्ड होता है। जो उसका जब भी आपने उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, आपने उसको 2 डेसिमल प्लेस लिखना होता है, राइट। सो ये तो हो गया टाइटल कि जब भी आप रीडिंग करोगे ये सारा कुछ, और इसको लिखोगे कैसे वो देख लीजिए। आप कहते हैं जी लिखते इस तरह है, एक टेबल बनाने का भी एक तरीका होता है जिसमें आपकी रीडिंग बेशक गलत हो आपके मार्क्स मिल जाते हैं। आपको सबसे पहले टाइट्रेशन में यहाँ लिखना होता है रफ टाइटर। मैं बताता हूँ रफ टाइटर का क्या असूल होता है और क्यों लेना होता है। फिर आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फिर आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। जैसे आपने टाइट्रेशन में पहले होगा फाइनल बी, बी रीडिंग मतलब ब्यूरेट रीडिंग, और साथ यूनिट भी लिखनी होगी। ये सारी चीजें आपने लैब में सीखी हुई, आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल। ये इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, सिर्फ मैं बताने का मकसद ये है कि इन चीजों के मार्क्स होते हैं, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आपकी रीडिंग गलत भी हो जाती है बट आप अच्छा टेबल बनाते हैं विद ऑल दिस वॉल्यूम यूज्ड इन CMQ, राइट। और फिर आपके पास ये आ जाता है। आप दो एक्सपेरिमेंट यूजुअली करने हैं जब आपने इसको लेना है ना टाइटर को। तो एक बात याद रखनी है बच्चों, आपने इसका असूल यह है कि कंकॉर्डेंट रीडिंग लेनी है। कंकॉर्डेंट का भी मैंने ऊपर डिफरेंस बताया कि दो टाइटर में कितना डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 का। तो रफ में तो कोई भी आ गई, लेट्स से मैंने रफ लिया, इनिशियल थी 0, फाइनल आ गई 25.80, ठीक है। तो 25.80 रफ टाइटर है। लेकिन बाद में जब मैंने इसको सही तरह से मेजर किया, सही तरह से कैसे करना है मैं बताता हूँ पॉइंट्स। तो ये 21.50 आ गई सपोज। फिर मैंने रीडिंग ली 25.40 आ गई। तो अब ये दोनों रीडिंग्स क्या हैं? कंकॉर्डेंट। ओके, सो रीडिंग कंकॉर्डेंट हो जाएंगी। फिर आपने इसका एवरेज ले लेना होता है, इसको नहीं यूज करना। रफ टाइटर कभी भी किसी भी जगह यूज नहीं होगा फॉर योर कैलकुलेशंस, माइंड दिस। प्लस 25.40 डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैंने कहा जो टाइटर का असल एवरेज वॉल्यूम है वो हमेशा 2 डेसिमल प्लेस होगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा 25.45 CMQ, राइट। सो ये आपका आ गया यहाँ टाइटर। और उसको कैसे लिखना है, उसका परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करना है, और उसकी एवरेज कैसे निकालनी है, राइट। फिर आ जाते हैं इसके साथ, अब जो जिन चीजों का आपने ख्याल रखना है वो क्या है कि आपको इस टाइट्रेशन के दौरान आपको यूज करना है क्या होता है? इंडिकेटर, ठीक है। अब जब आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपका एक ब्यूरेट में होता है यहाँ, ठीक है। लेट से आपका एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, वो ऊपर है। लेट से आपकी जो एल्कली है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो नीचे है, ठीक है। तो अब जब आपने इंडिकेटर डालना है तो दो तीन फेमस इंडिकेटर हैं जो आप जिसके कलर आप याद कर लें। एक है मीथाइल ऑरेंज, ठीक है। एक है ब्रोमो फिनोल ब्लू। एक है थाइमल फैथिलीन।
अब इनके कलर क्या होते हैं? एसिड में अगर आप मीथाइल ऑरेंज को देखें तो येलो होता है, सॉरी पिंक या रेड होता है। और जब इसको देखते हैं आप बेस में या अल्कली में, तो ये येलो होता है। इसी तरह ये जो ब्रोमोफिनोल ब्लू है, ये जो है, ये जब आप इसको एसिड में डालते हैं तो ये येलो होता है, लेकिन जब आप इसको बेस में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। और थाइमोल्फेथिलीन जो है, अगर आप इसको देखें तो ये एसिड में अगर आप डालें तो ये होता है कलरलेस, और इसमें होता है ब्लू। इसी तरह फिनोफ्थलीन भी है, वो अगर आप उसको देखें, पीएचपी में लिख देता हूं उसको, तो वो क्या होता है? वो एसिड में कलरलेस होता है। तो एटलीस्ट ये आपको याद होने चाहिए। और ये जो है वो पिंक से वो हो जाता है इन द बेस, पीएचपी लिखा है जिसको मैंने। अब जब आप बच्चों करते हैं टाइट्रेशन, अब लेट से हम इसी की बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे, अगर कोई भी कहीं भी डाल सकते हैं HCl, और वो लेट से हम ब्रोमोफिनोल ब्लू यूज कर रहे हैं, BPB लिख देता हूं मैं इसको। तो जब ये नीचे में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालूंगा तो ब्रोमोफिनोल ब्लू सोडियम हाइड्रोक्साइड में किस कलर का होगा बच्चों? ब्लू होगा ना। तो शुरू में आपने फ्यू ड्रॉप्स इंडिकेटर के डालने होते हैं एक ड्रॉपर की मदद से। अब मैं एक आपको है किसका बता दूं, कि जब आप रफ टाइटर लेना, जब आप रफ टाइटर लें, तो वैसे तो आपको 2 to 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर के डालने हैं, मैक्सिमम 4। जब आप रफ टाइटर ले रहे हो ना, ये देसी है, जुगाड़ है, आपने आधा ड्रॉपर डाल देना, कम अज कम। पूरा नहीं डाल देना, आधा ड्रॉपर या उससे थोड़ा सा कम। उससे क्या होगा कि जब हम जनरली ये कलर्स देखते हैं ना, ये तो ये कलर्स आते हैं जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सही ओरिजिनल दी होती है, लाइक 1 mol/dm क्यूब स्टैंडर्ड होती है। लेकिन कब कभी सॉल्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं होते, डाइल्यूट होते हैं, तो वो कलर्स उस तरह से अपेयर नहीं होते जो हम सोच रहे होते। ठीक है। तो हम वो कलर ढूंढने के चक्कर में कभी ज्यादा फ्लो कर देते हैं, कभी कम फ्लो कर देते हैं, कि यार वो कलर जो हमारे जहन में फंसा हुआ होता है वो नहीं आ रहा हो। तो इसलिए, बट ओनली फॉर द रफ टाइटर, क्योंकि रफ टाइटर में वो फिर 0.23 सेंटीमीटर ज्यादा आंसर आएगा ना आपका टाइटर वैल्यू। ये याद रखना, उससे आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। लेकिन कलर चेंज आप आइडेंटिफाई कर लोगे सही तरीके से। ठीक है। और दूसरा फिर ये भी होगा कि जब मैं रफ से ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट पे जाऊंगा, तो मेरा वॉल्यूम जो टाइटर वैल्यू है वो 2.23 कम आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले जब ओरिजिनल पे जाना है तो फिर तो 2 to 3 ड्रॉप्स ही आपने डालने। ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसमें मैंने क्या किया, मैंने ब्रोमोथाइमल ब्लू लिया, ओके, और इसको डाल दिया, लेट से 5 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लू हो जाएगा, ये सारा सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां से उसको ओपन करना होता है। ठीक है। जब आप उसको ओपन करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको उसको स्वर्ल भी करना होता है ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। एक चीज आप इसमें नोटिस करते हो कि एक पॉइंट आता है जब वो गिरता है ना, जब सोल्यूशन, तो उस जगह से कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। जब वो पॉइंट आए तो इमीडिएटली स्लो हो जाना है, फिर उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कीप इन माइंड द फर्स्ट कांस्टेंट कलर चेंज। इवन अगर आपको कलर, आपने जैसे ये वाला हैक भी लगाया कि मैंने आधा डाल दिया, फिर भी आपको कलर कंफ्यूज करता है कि यार ये ऑरेंज हुआ है कि नहीं हुआ। टीचर को बार बार दिखा रहे हैं यार ऑरेंज हुआ है कि नहीं हुआ, फिर दिखा रहे हैं हुआ कि नहीं। आप समझने जो पहला कलर चेंज होगा दैट इज योर एंड। ठीक है। द फर्स्ट कांस्टेंट कलर चेंज, अगर ट्रांसपेरेंट हो तो फिर तो मसला ही नहीं होता ना। फिर तो जूं ही कलर चेंज होगा, वो कलर लेस होगा, तो बस आपने रोक देना है। उससे क्या होगा, जैसे अगर कोई फिनोक्सिलिन डाला तो वो पिंक है लेट से, और इसने कलर लेस होना है, फिर तो मसला ही नहीं है ना। फिर क्यों मसला नहीं है? क्योंकि फिर जूं ही आप ड्रॉप डालते हैं तो वो कलर वहां से गायब हो जाता है। आप उसको स्वर्ल करते हैं, फिर अगला ड्रॉप डालते हैं, फिर स्वर्ल करते हैं, बस वो तो मसला ही नहीं आ रहा। मसला आता है जब दो कलर से कलर जाता है, जैसे येलो से ब्लू, ब्लू से येलो, तो वहां हमें कंफ्यूजन हो जाती है ना, क्योंकि वो कलर एंड पे मिक्स हो रहे होते हैं। सो मैंने उसका हल आपको बता दिया। ठीक है। सो इसका जो तरीकाकार है वो आपको समझ आ गई कि पहले रफ आप थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम डाल के ले लें, फिर उसके बाद आप
अगर कोई ऐसा हो जिसमें कलरलेस या एक कलर हो दूसरा ना हो, तो फिर आप बेशक ज्यादा ना डालें, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट, सो इसमें मैंने पॉइंट आपको बता दिया बच्चों। और फिर मैं आपको कहूंगा एक रफ होगी और एक और रीडिंग देंगे, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। सो इसमें जो जो चीज और जो ख्याल रखना है, तो आपने क्या ख्याल रखना है कि जो रीडिंग है वो कभी भी आपने 0.1 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं रखना। और रीडिंग की एक्यूरेसी ये होती है कि जो अगली रीडिंग होती है वो पहली से हमेशा कम आनी चाहिए। 25.50 है तो अगली 25.60 ना हो, बेटर देन प्रीवियस हो। बेटर देन प्रीवियस मीन कम आए, ठीक है। अब इसके अलावा जो बस टाइटेशन में और कोई चीज नहीं है, फिर कैलकुलेशन पे मैं आता हूं। अब इसमें जो आप एक और चीज मैं बता दूं कि बाकी जो इसके साथ आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे होते हैं, ऑपरेटर्स जिसको कहते हैं, उसमें एक होता है पिपेट, जिसका एरर आपको दिया होता है 0.06। प्लस माइनस एरर दोनों होता है ना, प्लस माइनस 0.06। जब इसका एरर प्लस माइनस 0.06 है और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है? क्योंकि इसको तो दो दफा नहीं लेना ना आप, ये सीधा सीधा ही यूं एक ही पॉइंट लगा होता है, इस पॉइंट तक आपने इसको क्या करना होता है, फिल करना होता है। ओके, सो इसका तो कोई मसला नहीं होता, सीधा सीधा इसका एरर है। उसके अलावा इसके दौरान आपको क्या यूज करना होता है? इसके दौरान आपको कभी कभार, अगर यहाँ तो नहीं भी यूज करना, आपको वेइंग बैलेंस अगर यूज करना है, जो कि अमूमन हर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में यूज होता ही होता है। तो इसका डिपेंड करता है कि कितने डेसिमल प्लेस। अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो उसका एरर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.05। लेकिन ये वेइंग बैलेंस भी दो दफा यूज होता है, मैं आगे चल के बताता हूँ कैसे। तो उसका एरर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। अगर 2 डेसिमल प्लेस है, जो हमारी लैब में ज्यादा यूज होता है, हमारी लैब में ज्यादा 2 डेसिमल प्लेस यूज होता है। ये 1 डेसिमल प्लेस का था, ये 2 डेसिमल प्लेस का है एरर, तो फिर हो जाएगा 0.005 टाइम्स 2। और अगर 3 डेसिमल प्लेस हो तो 0.005 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 0.005, जो कि हमारी लैब में नहीं होता। ओके, हमारी लैब में सिर्फ यही होगा अप टू दिस। राइट, ओके। सो और इनका भी परसेंटेज एरर निकालना हो तो वही तरीका होगा, जैसे मुझे कोई कहे इसका परसेंटेज एरर निकालो वेइंग बैलेंस का, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, लेट से मैंने इसको वे करके जो मैथ लिया वो 2 ग्राम, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा? ये इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा। राइट, सो अब आ जाए टाइट्रेशन की कैलकुलेशन के ऊपर। ये तो बस बात होगी बच्चों कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, टाइटर क्या है, कंकॉर्डेंट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ जाते हैं कि आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी होती है। देखिए, जो कैलकुलेशंस का मसला होता है ना, कैलकुलेशंस में आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो तब होती है कि जब आप उस एक्सपेरिमेंट को रीड नहीं करते। क्या करना होता है, मैं सुन, आपके 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। आपने करना ये, कल इसको अप्लाई करके देखिएगा। आपने ना FA1 और FA2 लेट से आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट को आप करते क्या है, एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप रीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर दूसरा रीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तीसरा। जब आप 6-7 एक्सपेरिमेंट स्टेप कर लेते हैं तो आपको याद ही नहीं होता पहले स्टेप में क्या किया था, किसको किस में डाला था, कुछ पता नहीं होता। तो आपने वहां एक पेंसिल की मदद से जल्दी जल्दी एक छोटी सी रफ सी डायग्राम बना लेनी, पढ़ते जाना है, डायग्राम बना देंगे। जैसे मेरे सामने एक्सपेरिमेंट आ गया, ये FA1 है, ठीक है, इसका जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपने फौरन पढ़ लिया कि वो कह रहा है जी FA1 यहां से निकालो और उसको एक ब्यूरेट में भरो, लेट से उसने कहा। फिर उसका लेट से 30 cm³ यहां से निकालो और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो, और उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को बाकी पानी से भर दो। ये एक नया सोल्यूशन बन जाएगा जिसका नाम होगा FA3। फिर वो कह रहा है इस FA3 का 25 cm³ निकालो, ठीक है, और इस 25 cm³ को एक कॉनिकल फ्लास्क में डालो। सो इस कॉनिकल फ्लास्क से यहां डालो कितना? 25। क्या है ये? FA3। फिर उसके बाद वो कहता है FA2 एक और ब्यूरेट में भरो,
ठीक है। फिर उसमें Fa3 में ये 25 cm³ था, इंडिकेटर डालो। ठीक है। और उसके बाद उसमें फ्यू ड्रॉप्स इसके डाल दो। सो फ्यू ड्रॉप्स इंडिकेटर के डाल दो, उसके बाद इसको टाइट्रेट करो। अब मसला क्या होता है कि ये सारी हमारे पास डायग्राम नहीं होती ना। दो दफा ब्यूरेट यूज हुआ हुआ था, दो दफा सोल्यूशन यूज हुआ हुआ था, हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि किसकी बात हो रही। तो आपने क्विकली ये वाली डायग्राम वहां बना लेनी जल्दी से, कि यार ये डायग्राम क्या है, आपने उसको वहां बना देना। उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपने पहला क्वेश्चन ही गौर से पढ़ना है और अपनी डायग्राम के साथ उसको मैच कर लेना है। जैसे पहले क्वेश्चन में ही वो कह देता है, ठीक है, कि हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन एवरेज टाइटर, कि टाइटर की जो एवरेज वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, ये उसने आपको पहले ही बोल दिया, राइट, कि एवरेज में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, राइट। अब आप कहते हैं जी एवरेज टाइटर कहाँ था, ये यहां से एवरेज टाइटर हमने लिया। ये कौन था, ये Fa2 था। आपने ऊपर जाके देखा क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल पर डीएम। एवरेज टाइटर भी आपके पास था, लेट से आपका एवरेज टाइटर 25.50 cm³ था। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी है, इसका वॉल्यूम भी है। अब आपने अगली कैलकुलेशन देखे बगैर ही समझ जाना है कि कैलकुलेशन का अब यूं पैटर्न चलेगा। ये अगर पहली टाइट्रेशन उस ब्यूरेट में हुई है, तो वो ब्यूरेट का लिक्विड इस कॉनिकल फ्लास्क में आया, तो उसके मोल से मुझे अगले स्टेप में, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पता है, वो मुझे कहेगा इस Fa3 के 25 में मोल्स निकालो। फिर अगला मुझे इससे भी अगला पता है, वो कहेगा इस Fa3 के 250 cm³ में मोल्स निकालो। फिर उससे अगला भी मुझे पता है, वो कहेगा Fa3 के किस में निकालो, 13। फिर उसके बाद वो पूछेगा ये जो Fa1 था उसमें कितने। बात समझ आ रही है? सो ये सारे के सारे स्टेप्स आपको फौरन समझ आ जाते हैं अगर आप उसी वक्त ये देख लें कि मैंने डायग्राम बनाई है या नहीं, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्विकली डायग्राम बनाएं, क्योंकि उससे ये समझ आ जाती है कि कौन सा सोल्यूशन कहाँ डाला है और उसके नंबर ऑफ मोल्स, और जहां भी एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में स्विच करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो बात एवरेज टाइटर ऑफ Fa2 की हो रही थी, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हाउ मैनी मोल्स इन Fa3 25 cm³। तो आप फौरन समझ जाते हैं अगर Fa3 और Fa2 दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, तो इनके बीच कोई स्टैब्लिश रिलेशनशिप होना चाहिए, मोलर रेशियो, और वो होता है मोलर रेशियो। और वो कहां से आती है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आती है। सो वो आपको निकालना होता है। ठीक है। ज्यादा लोग फंस जाते हैं इस जगह जाके, जब वो कोई वो देता है, डाइल्यूशन देता है, या जब कोई दो एक्सपेरिमेंट दे देता है। ठीक है। आजकल ना वो ज्यादा ये कर रहे होते हैं, जैसे मैं कल एक क्वेश्चन देख रहा था, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, कि वो ये कर रहे होते हैं कि अच्छा ये एक मेटल कार्बोनेट है और इसके साथ ही ये मेटल क्लोराइड है। ठीक है। या जब, अब सॉरी, मेटल हाइड्रोक्साइड, माय अपोलॉजीज, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, और वो आप पास रखो, मैं पता एंड पे लूंगा, प्लस HCl। अब ये जो सोल्यूशन है जिसमें कि दो डिफरेंट वो हैं, तो आजकल वो ये कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा HCl लो एक्सेस में। अब हुआ ये, अब ये सुन लेना कॉन्सेप्ट गौर से, ये बहुत आ रहा है आजकल, कि मैग्नी ये दोनों, अब मेटल कार्बोनेट भी है और मेटल हाइड्रोक्साइड भी है। इन दोनों में जब मैंने बहुत सारा HCl डाल दिया इन एक्सेस, बहुत सारा HCl डाल दिया इन एक्सेस, तो क्या होगा? आप कहते हैं जी कि ये सारा तो रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, इसके मोल्स यहां इस सॉल्यूशन में अनरिएक्टेड आ जाएंगे।
किसके मोल्स होंगे? अनरिएक्टेड HCl। ये वर्ड वो यूज करेगा कि मिक्सचर ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड mixed with HCl, let's say, and then unreacted HCl। जो unreacted HCl होगा, ठीक है, that has been titrated, 25 cm cube of this has been titrated with a solution, let's say potassium hydroxide with a concentration of 0.2 mole per dm cube and volume, इसका जो टाइटर वैल्यू आई वो 23 आ गई। अब आप क्वेश्चन समझिए। अब पहली कैलकुलेशन जो आपको आएगी वो ये आएगी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दोनों गिवन होते हैं, वही सबसे पहले कैलकुलेट। तो पहले मोल्स किसके निकलेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर वहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रेशो क्योंकि 1:1 है, तो जो मोल्स इसके होंगे वही मोल्स इसके होंगे। फिर वहां से जो जो शुरू में सॉरी HCl दिया होगा ना, उसके भी मोल्स दे देगा। वो कहेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है और उसका वॉल्यूम 100 cm क्यूब है। तो इसके मोल्स भी आ गए, लेट्स से 0.5 मोल्स है, मैंने कैलकुलेट किया। तो 0.45 रिएक्शन से पहले थे। यहां पे जब मैंने कैलकुलेट इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करके इस HCl के मोल्स निकाले ना, तो वो आए थे 0.025। तो रिएक्शन से पहले कितने थे बच्चों? हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl बिफोर रिएक्शन और हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट ओवर? 0.025। इसका मतलब है इसका जो डिफरेंस है वो किससे रिएक्ट कर गया है? वो इससे रिएक्ट कर गया। और अगर इसकी रेशो 4:1 है, अगर इसकी रेशो क्या है? 4:1 है, तो फिर जो मोल्स यहां आएंगे डिफरेंस 0.5 माइनस 0.25 कर देता हूं, चलें, ताकि हमारी मैथ सीधी सीधी रहे। तो आंसर आ जाएगा 0.25। तो जो 0.25 मोल्स हैं उसको किससे डिवाइड कर लूंगा? 1:4 है, तो अगर 0.25 मोल्स को 4 से डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास इस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के मोल्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। दोबारा से देख लें बच्चों, मैंने क्या कहा, थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं दोबारा से कैलकुलेशंस को। मैं आपको कह रहा हूं कि क्या आएगा उसका जो वो है प्रोसेस, कि जो HCl है एक्सेस में था, उसने टाइट्रेट किया मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोक्साइड को, अनरिएक्टेड एसिड को हम नीचे ले गए, उसको टाइटर के साथ जाके रिएक्ट कराया, जो टाइटर वैल्यू आई उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले, वहां से HCl के निकल आए, जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उससे माइनस की, तो HCl के वो मोल्स आ गए जिन्होंने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से रिएक्ट किया था, और उसकी रेशो क्योंकि 4:1 थी, तो वहां से हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लिए जो कि हमें निकालना है। समझ आ गई बात? ये सारा प्रोसेस आप इजीली कर सकेंगे अगर आपके पास डायग्राम होगी, वरना आप दो तीन दफा कहा HCl के ये कौन से मोल्स हैं, ये कौन से मोल्स हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, किसको किस में से माइनस करना है कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, सो क्विकली पेंसिल से बनानी है रफ सी, राइट, बट डू इट क्विकली, ओके, ताकि आपको पता हो कि यार मेरे पास जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो यू कैन रिलेट देम कि किसको किसके साथ करना है। ओके ओके, सो ये तो हो गया टाइट्रेशन और उसकी कैलकुलेशन, राइट। अब मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट पे मूव करता हूं। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है बच्चों टाइट्रेशन के बाद, वो चले मैं पहले क्वालिटेटिव को डिस्कस कर लेते हैं, एंथैल्पी के बाद में जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मसले जो बच्चों को आ रहे होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर, राइट। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो जो चीज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले वो क्या है, वो देखिए। जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखते हैं तो क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस, पहले मैं आपको वो बता दूं। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें, एक मिनट में पहले एक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें जरा, टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो। चलें आगे चल जी, कौन है? आयशा बोले। सर वो मुझे जो रैंडम एरर वाली बात थी वो समझा दें दोबारा। जो एरर है, जो किसी भी उसका इंस्ट्रूमेंट का होता है,
हर इंस्ट्रूमेंट का एरर अलग अलग होता है। ब्यूरेट का एरर उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है जिसे लीस्ट काउंट कहते हैं वो 0.1 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो 0.05 आ जाता है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको क्योंकि दो दफा यूज करना होता है तो उनके एरर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे पिपेट है तो उसका एरर याद नहीं निकाल नहीं सकते क्योंकि उसमें लीस्ट काउंट नहीं होता, तो उसका एरर हमें गिवन होता है 0.06। ठीक है, और वो है 0.06 टाइम्स 1 क्योंकि उसको भी एक दफा यूज करना है। ठीक है, सो ये तो हो गया एरर कि कब एक दफा कब दो दफा। और मैंने कहा अगर उस एरर को उतना वॉल्यूम जो आपने यूज किया है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। ओके नेक्स्ट, और कुछ है किसी का? सर जो टू आपने मोल्स की रेफरेंस दी है डेसिमल प्लेस सर, ऐड करके एवरेज है ना। जी बच्चे बोलें। सर जो आपने अभी एक क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड वाला, उसका उसके पास आपको कोई क्वेश्चन पेपर है ये? एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया था, मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है, थैंक यू सर। ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके इक्वेशन वो दूसरी आ गई, मतलब एक साइड से इक्वेशन मोल्स कैसे निकालते हैं इक्वेशन में, कोई दिखती है उसमें? मोलर रेशो जो देखिए एक के मोल दिए हुए हैं तो कंपेयर करना होता है। ये जैसे इधर MCO3 और MOH ट्वाइस प्लस 4HCl, ये क्वेश्चन है। तो इसकी क्या रेशो आ रही है? 1:4। तो इनमें से किसी एक के मोल्स तो आपके पास पहले से होंगे ना, जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास HCl के थे 0.25, तो इसके एक्स हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सर वो पूछ सकते हैं आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मैं आ रहा हूँ अभी। टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो इसमें जब आप एक दफा कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं तो ये मोल्स आ गए, लेट से आपको इसके मोल्स आ गए। ठीक है, जब आपके इसके मोल्स आ गए ना, जैसे 0.0125 आ गए लेट से, तो इसका शुरू का मैथ भी दिया होगा कि जी इसका 0.15 ग्राम डाला था। तो अब मोल्स भी है मैथ भी है, मैथ ओवर MR। फिर जब ये MR आ जाएगा वो अगले स्टेप पे चला जाता है, कहता है अच्छा MR तो आ गया 170, मिसाल दे रहा हूँ, M क्या है वो ढूंढो। तो आपने कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का मैथ 170 में से माइनस करके M का मैथ बता दो कि अगर टोटल मैथ जो आएगा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड का एज्यूम 170 है, तो 170 में से 16 टाइम्स 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 टाइम 2 हाइड्रोजन हो गया, जो मैं पता है जो नजर आ रहे हैं। इधर कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 टाइम 3 हो गया, जो में नजर आ रहे हैं। तो इन सबको क्या करना है? ऐड करना है, 170 में से माइनस कर देना है, तो वो दो मेटल का मैस आ जाएगा, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके, और अगर एक मेटल होती तो सिंपल एक्स की वैल्यू निकालने को यही होगा। जी, एक्स की वैल्यू, और फिर इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आए तो वो भी इसी तरह निकालनी होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और राइट जी, अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, जैसे कि नाम भी बता रहा है कि इट इज नॉट द क्वांटिटी, इट्स ओनली द क्वालिटी। ओके, इसमें आपको कोई क्वांटिटी नहीं होती, आपको सिर्फ क्वालिटी को देखना होता है, यानी यू जस्ट हैव टू डिटरमिन द वैल्यूज। अब एक सॉल्ट जो होता है बच्चों, उसके दो आइंस होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये किसी कंपाउंड किसी सॉल्ट पे किया जाता है। तो अब अगर एक सॉल्ट है तो उसके जाहिर है दो आइंस होंगे, एक केटाइन एक एनाइन। अब यूजुअली क्या करते हैं एग्जामिनर कि आपको एक सॉल्ट नहीं देते, वो ना आपको मिक्सचर दे देते हैं, लेट्स से मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, और साथ इतनी की मेहरबानी कर देते हैं कि वो ये बता देते हैं कि इट कंटेन्स 2 कैटाइंस एंड 1 एनाइन। ऐसे ही है ना, या कभी कभार बोल देते हैं कि जी देर इज 1 कैटाइन एंड 2 एनाइन, ऐसे बोल दो जी।
अब इसमें जब वो इस तरह दे देते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको दे दिया अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर, ये मतलब है इसका कि अब इसमें एनाइंस कितने हैं और कैटाइंस कितने हैं, वो तो एक ही है ना, समझ आ रही बात। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूं कि जब भी वो ये कहेगा ना कि अगर दो केटाइन और एक एनाइन है, जब भी वो ये कहेगा कि दो केटाइन है, तो आप याद रख लो कि उनमें से एक केटाइन डेफिनेटली अमोनियम है, अमोनियम आयन है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो शेयर करता हूं डेटा, उससे देख के आपको अंदाजा होगा कि ये बात मैंने क्यों की जी। अब जैसे देखें फॉर एग्जाम्पल, ये मैं शेयर कर रहा हूं, ये देखिए। अब इसमें ये मैंने क्यों कहा कि अगर वो कहेगा दो केटाइन है तो आप कंफर्म होंगे कि एक जरूर अमोनियम होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप गौर से देखें ना सारे केटाइंस के टेस्ट को, तो सब के सब जो हैं वो सोडियम दो दो ही रिएजेंट यूज होते हैं ना केटाइन के टेस्ट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। तो वो सब के सब कोई ना कोई प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, देख रहे हो। एक ऐसा आइन है जो कोई प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा, और वो कौन है, अमोनियम। तो क्योंकि दो तो कॉमन सेंस है ना कि दो ऐसे आइन नहीं दे सकता जो दो प्रेसिपिटेट देते हो, तो फिर तो हम तो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकेंगे ना, तो दोनों के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो इसलिए कॉमन सेंस है कि वो एक के जरूर देगा जो अमोनियम होगा मोस्ट प्रॉबेबली। समझ आ रही बात। अब या फिर वो क्या करते हैं, या फिर वो ये ट्रिक करते हैं कि आपने देखा होगा कि या फिर वो क्या करते हैं, कोई ऐसा साथ अननोन आइन डाल देते हैं जो इस लिस्ट में होता ही नहीं है या हमारे सिलेबस में ही नहीं होता, ठीक है। और वो जनरली कौन होते हैं, वो जनरली पोटासियम सोडियम के होते हैं। क्यों पोटासियम सोडियम के होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप 1 है और ये प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं बनाते। इनके हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर अनलाइक जिंक हाइड्रोक्साइड के, जो क्या होता है, व्हाइट पीपीटी दे देता है। तो ये तो नहीं देंगे, इसलिए मोस्टली ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपने देखा एग्जाम में क्या देता है कि दूसरा एनाइन जो है वो नॉट आपके सिलेबस में नहीं है या आपको डिटेक्ट नहीं करना, ठीक है, या बता देता है कि वो अननोन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट जो आपने जहन में रखना है, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, मैं एनाइन पे बाद में आता हूं। फिर दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि अगर आपने जूं ही डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, नथिंग हैपेंड। इसका मतलब क्या है, अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा, या फिर वो जो अननोन होते हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम वगैरह, कोई भी हो सकता है जो मैं इरेलीवेंट है, मैं उसको डिटेक्ट नहीं करना, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। जनरली वो ये करते हैं कि इस तरह का एक ऐसा आइन मिला देते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होता, और हम सोचते रहते हैं वो कह रहा है दो के टाइन है, दो ढूंढने हैं। वो भाई दो नहीं ढूंढने, एक हमें नहीं दे ढूंढना, वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, वो अननोन, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें फिर आपको पता है फॉलो अप में कहता है हीट करो। अगर आपने हीट किया और वो गैस निकली जिसने क्या कर लिया, ब्लू को, लिटमस डैम्प को रेड से ब्लू कर दिया, तो फिर तो कंफर्म हो गया कौन है, अमोनियम है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमें ये कंफर्म हो गया कि अमोनियम नहीं है, वो जो अननोन है उनमें से कोई है, ठीक है। मैं आता हूं उस तरफ बारी बारी, लिख लीजिए अपने पास, ऐसे बीच में इंटरप्ट ना करें आप। इसी तरह अगर आप दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तो तीन प्रेसिपिटेट्स हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और तीसरा है कैल्शियम, ये वो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देते हैं, व्हाइट पीपीटी। और इनमें
इनमें भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, कि ये व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व नहीं होते, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और फिर अमोनिया से हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जिंक अमोनिया में भी डिसॉल्व हो जाता है, एल्यूमिनियम वहां डिसॉल्व नहीं। बट जो ही व्हाइट पीपीटी आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, इट मस्ट बी एल्यूमिनियम, जिंक और कैल्शियम। जो ही कोई प्रेसिपिटेट नहीं आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगले में हीट कराने वाला है भाई, क्योंकि अमोनियम होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक और पॉइंट ध्यान में रखना है वो आ जाए कलर के ऊपर। कलर में तो सिंपल होता है कि अगर कॉपर होगा तो कॉपर के कौन से प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ब्लू होते, और कोई है भी नहीं इस तरह का, ठीक है। और वो ब्लू पीपीटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है जो डिसॉल्व नहीं होते, और अमोनिया के साथ देता है जो डार्क ब्लू हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। जो ज्यादा दोबारा मसला आपको पड़ता है ना बच्चों, वो पड़ता है आयरन और क्रोमियम का। यस, आयरन और क्रोमियम आपको मसला करते हैं। क्यों मसला करते हैं आयरन और क्रोमियम? क्योंकि दोनों क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप सॉल्यूशन मिलेगा, आपने लैब में देखा होगा कि जो आयरन का सॉल्यूशन होता है ना Fe2 पॉजिटिव का, वो तो ग्रीन होगा। जो क्रोमियम का सॉल्यूशन होता है ना, वो यूजुअली ग्रीन सा नजर नहीं आता। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द केमिकल, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्रोमियम का सॉल्यूशन जनरली ग्रीन नजर नहीं आता, वो ब्लू ग्रीन सा होता है, वॉयलेट ग्रीन सा होता है। एक तो डिफरेंस यहां से समझ आ जाता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है वो क्या आता है कि जब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, दोनों के किस तरह के प्रेसिपिटेट्स आते हैं देखते हैं वहां जाके, तो देखिए फर्क यहीं समझ आ जाता है। दोनों के ग्रीन नहीं है, जरा देखिए, लुक एट दिस। यस, ये डिफरेंस याद रखना है। सॉरी, ये वाला जो है, क्या डिफरेंस है देखो बच्चे, एक क्या है ग्रे ग्रीन है और दूसरा क्या है। एक और निशानी बता देता हूं, एक और निशानी बता देता हूं। जो ही ग्रीन प्रेसिपिटेट बने ना आयरन 2 के, वो टॉप से ऊपर ना रेड ब्राउन होने लग जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। एल्कली डालो ना तो वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। और पहले उसकी ऑक्सीडेशन क्यों रुकी हुई होती है? क्योंकि हमने जो, जब आपको लैब में देते हैं ना, तो हम आपको आयरन सल्फेट नहीं देते हैं FeSO4 जिसमें 2 पॉजिटिव होता है, हम इसमें ना थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिक्स करके देते हैं, एसिडिफाई करके देते हैं, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, वो Fe3 पॉजिटिव ना बने। क्योंकि Fe3 पॉजिटिव के देखो कलर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कलर है, रेड ब्राउन। लेकिन जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, वो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो हो चुका होता है न्यूट्रलाइज, तो जो आयरन वहां बचा पड़ा होता है, FeOH के जो प्रेसिपिटेट होते हैं, ये जो ग्रीन प्रेसिपिटेट होते हैं, ये FeOH के होते हैं, ट्वाइस के, वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाते हैं, FeOH राइस। टॉप लेयर पे जो एयर होती है, अंदर वाले बच जाते हैं। तो ये भी एक निशानी है, वो ग्रे ग्रीन होंगे, ये ग्रीन होंगे, विच जिनकी टॉप ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहां से डिफरेंस। और तीसरा बड़ा डिफरेंस तो जैसे आपने बोला सॉल्युबिलिटी का है, कि जो जो ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट्स किस क्या होते हैं, सॉल्युबल, और ये ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। और आयरन के दोनों जगह इनसॉल्युबल। समझ आ गई बात? सो एक तो ये डिफरेंस आप बता दिया मैंने। दूसरा कॉपर का तो कोई मसला नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो तो ब्लू ही होता है और उसके ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब आ जाए, यानी ये सारे कवर हो गए। हाँ, बेरियम का एक और पॉइंट दे दूंगा। बेरियम में क्या होता है बच्चों, बेरियम जो है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट तो देता है, लेकिन ये क्या है, फेंट व्हाइट। आपने लैब में देखा होगा, ये फेंट व्हाइट से मुराद ये ऐसा है जैसे किसी ने दूध में पानी डाल दिया, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये कुछ सॉलिड हार्ड प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, ठीक है। और दूसरा जिंक भी कवर हो गया हम। और जो मैंगनीज है, इसका भी आपने नोटिस किया होगा, ये ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन वो फौरन किस में चेंज हो जाते हैं, ब्राउन होगा, राइट। सो मैंगनीज के ये है। मैग्नीशियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है और इनसॉल्युबल। और मैग्नीशियम और जिंक बच्चों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट से क्या मुराद है, मैग्नीशियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और जिंक भी देता है, लेकिन मैग्नीशियम एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्सेस ऑफ अमोनिया दोनों में इनसॉल्युबल है, और जिंक दोनों में सॉल्युबल है। तो मैंने या कोई भी बच्चा कैसे याद रख सकता है कि जो ही व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे तो वो बच्चा समझ जाएगा विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक,
में से कोई एक है। अगर वो प्रेसिपिटेट एक्सेस में हमेशा डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व ऑलवेज, तो वो कौन होगा? जिंक। अगर वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, तो वो कौन होंगे? मैग्नीशियम। अगर वो एक जगह डिसॉल्व और एक जगह नॉट डिसॉल्व, तो वो कौन होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है, और एक ऐसे जो एक जगह बनेंगे और एक जगह बनेंगे ही नहीं, वो कैल्शियम होगा। ठीक है, तो एक तरह से आपको ये स्कीम में समझा, ये चाह रहा हूं कि इनके पीछे केमिस्ट्री क्या है कि आपको याद भी रह जाए। आप उधर पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर पीछे जाके देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई केमिस्ट्री तो चल ही नहीं रही होती ना कि यहाँ चल क्या रहा है। तो इसलिए वो आधा टाइम इसमें गुजर जाता है और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो अब आपने जो ही कल टेस्ट करा रहा होगा, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डलवा रहा है, तो ये केटाइन का टेस्ट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। और अगर केटाइन का टेस्ट हो रहा है और व्हाइट पीपीटी आए, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम जहन में आ जाता है। कुछ नहीं हो रहा, अमोनियम जहन में आ जाता है। ठीक है, मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको कैरी नहीं करना अपने दिमाग में। एक फिर वो होगा जो ट्रबल नहीं देगा। ठीक है, सो आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। आगे चलते हैं, एनाइन पे आ जाते हैं। अब ये तो केटाइन तो कवर हो गए, एनाइन पे आ जाते हैं। एनाइन का जरा सीधा सीधा हिसाब है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया एक ही, दो ही रिएजेंट भी यूज होते हैं एनाइन को कवर करने के। एनाइन हर एक का अपना रिएजेंट होता है। जैसे सबसे आसान है कार्बोनेट, उसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। ठीक है, और वो एफर्वेसेंस ही उसकी निशानी है। कहते हैं कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, लेकिन जब तक आपने देखा होगा लाइम वाटर तक वो जाती है, वो मिल्की होता ही नहीं, क्योंकि वो इतनी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है कि जब तक वो ट्यूब से वहां पहुंचती है, वो उसको कोई खास मिल्की करती है। बट एफर्वेसेंस जो है वो सबसे बड़ी निशानी है। क्या आपकी डिडक्शन तो हो जाएगी ना? ठीक है, आप बताएं कि यार इतने एफर्वेसेंस इज नॉट बबल्स, झाग बन जाना, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, चग बन जाना, दैट्स द एफर्वेसेंस। ओके, उस टॉप लिक्विड के ऊपर पर देखिए ना। ओके, सो उसके ऊपर जो एफर्वेसेंस हो जाती है, सो इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज हाँ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इन तीनों का क्या सीन है वो देखिए। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो है वो एक ही रिएजेंट यूज होता है, और वो कौन सा रिएजेंट यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो अब जो ही सिल्वर नाइट्रेट डालेगा, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये टेस्ट करा रहा है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि आपको जब वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को कराता है, स्पेशली ब्रोमाइड और आयोडाइड में क्या प्रॉब्लम आती है? दोनों के प्रेसिपिटेट, एक के तो क्रीम या ऑफ वाइट है और दूसरे के येलो हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन वो कोई थिक येलो नहीं होते, वो हमें अमूमन एक जैसे ही नजर आने लग जाते हैं। ये हमें प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। उसका तरीका ये होता है, एक तो अगर तो इकट्ठे आ जाएं, बाज दफा ना इकट्ठे आ जाते हैं, दो अलग अलग टेस्ट में वो कह रहे हैं करो, आपने पहले किया ऑफ वाइट लिख दिया आपने, बाद में किया वो फिर ऑफ वाइट से आ गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डलवा रहे तो फिर तो हमें पता है ना, सिल्वर नाइट्रेट कहीं और यूज नहीं होता, सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए, आयोडाइड के लिए यूज होता है, तो हमें पता है। अब फिर वो येलो से आ गए। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार पहले वाला येलो था या ये येलो है, पहले वाला ऑफ वाइट था ये ऑफ वाइट है। उसको ना बैक पे आपने व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर रख के देखा, फिर क्लियर नजर आ जाता है दोनों का डिफरेंस। एक येलो होगा और एक व्हाइट। एक तो मैंने ये बताया व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर के पीछे रख के। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो आपने कैसे देखना होता है, फिर आपको पता नहीं इसका क्या टेस्ट है। इसमें अमोनिया डालो तो डिसॉल्व, इसमें अमोनिया डालो तो डिसॉल्व, डाइल्यूट डालो तो नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट डालो तो हो जाता है। इसमें अमोनिया डालो आयोडाइड में तो नहीं होता। एक तो ये टेस्ट है। ठीक है, अगर वो डाइल्यूट अमोनिया ही दे तो आप डिसॉल्व करके उसको लाइट के आगे रख के देखें, ऐसे टेस्ट ट्यूब को ऊपर करें और लाइट रखें। अगर तो आपको उसमें से लाइट गुजरती हुई नजर आ रही है छोटी, ये भी एक देसी तरीका है, अगर लाइट छोटी मोटी नजर आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब है कि वो कुछ प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो गए हैं, तो वो ब्रोमाइड होगा। और अगर अगर फॉर एग्जांपल नहीं आ रही, तो आप कहें जी आयोडाइड है। ठीक है, या इससे भी एक और तरीका है जो कि आपको एक्स्ट्रा जाना होगा माइल। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास ना वहां बेंच के ऊपर ना KMnO4 पड़ा होता है एसिडिफाइड। अब ये उसने नहीं कहा होगा आपको करने को, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको
कि आप खुद से, अगर आपको कोई भी तरीका करके ये डाइल्यूट अमोनिया डाल के भी समझ नहीं आ रही कि ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, तो आप ना KMnO4 डाल दो थोड़ा सा खुद ही, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स KMnO4 के डाल दो, एक हो जाएगा येलो और एक हो जाएगा ब्राउन। अब क्यों ऐसा होता है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब वो ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा, Br2। Br2 एक्वस क्या होता है, येलो ना, और अगर वो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आप कहते हैं जी वो तो ब्राउन होता है। ये डिफरेंस समझ आ गई। बट ये मैंने जैसे आपको कहा, ये बिल्कुल आखिरी रिजॉर्ट होगा अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या डिफरेंस है, वरना तो अमोनिया डालने से समझ आ जाती है। अच्छा अब आ जाए, ये 3 कवर हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ अब इन दोनों पे आ जाए। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, जब वो कभी आपको कहे ना कि योर सॉल्ट कंटेन्स मिक्सचर विच कंटेन्स 1 cation and 2 anions तो जैसे मैंने केटाइन का बताया ना, जब 2 केटाइन हो तो एक कौन होता है, अमोनियम। जब वो कहे ना 2 एनाइंस हैं, तब एक एनाइन या कार्बोनेट होगा या नाइट्रेट और नाइट्राइट में से कोई होगा, और दूसरा केटाइन कोई और होगा। ये मैंने क्यों कहा, अमोनियम का मैंने क्यों कहा था, क्योंकि अमोनियम वाइट था, जो प्रेसिपिटेट नहीं देता था। यहां भी गौर करो, पूरी पूरी लिस्ट पढ़ते हैं, जरा पूरी लिस्ट पढ़ो। पहले में क्या है, इसमें दूसरे में क्या है, पीपीटी पीपीटी पीपीटी। नाइट्राइट और नाइट्रेट में नहीं, पीपीटी 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 पीपीटी। आपको बात समझ आ रही है। सिर्फ 3 आयन ऐसे हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और कार्बोनेट, जिनमें प्रेसिपिटेट्स नहीं आते। तो इसका मतलब है कि वो इन्हीं को मिक्स करेगा किसी प्रेसिपिटेट वाले के साथ। 2 प्रेसिपिटेट वालों को तो नहीं मिक्स कर सकता ना, जैसे क्लोराइड और सल्फेट दोनों प्रेसिपिटेट देते हैं। क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से देता है और बेरियम सल्फेट बेरियम के साथ देता है। तो बहुत कम चांस है कि वो उसको मिक्स करे। आयशा आप लिख लें क्वेश्चन, एंड पे बात करते हैं। सो एक ये बात ध्यान में रखना कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर कार्बोनेट इज बीन मिक्स्ड विद अनदर एनाइन। ओके, तो वो कार्बोनेट तो फौरन डिटेक्ट हो जाता है ना। आप डाइल्यूट एसिड डालते हैं, एफिशिएंस हुई तो कार्बोनेट होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा, राइट। सो ये भी एक चीज ध्यान में रखें। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट और नाइट्राइट का टेस्ट हो रहा होगा तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अमोनिया गैस, एक्सक्यूज मी, आउट, बाहर जाकर। सो उसके बाद क्या होगा कि अमोनिया गैस अगर लिबरेट हो रही है आउटसाइड, एक्सक्यूज मी, stop this noise. So ammonia liberate हो रही है। So ammonia gas liberate हो रही है, no precipitate seen. He is asking you to test for the gas. तो जब भी गैस रिलीज हो रही है with this phenomena, तो आपको समझ आ जाती है कि ये नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर कार्बोनेट का टेस्ट हो, ठीक है। और सल्फेट और सल्फाइड पे आ जाते हैं। सल्फेट और सल्फाइड दोनों क्या डालने हैं, बेरियम नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी देते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है कि अगर व्हाइट पीपीटी को आप कैरी ऑन करें विद डाइल्यूट एसिड, लिखा हुआ है ना यहाँ, इधर देखो, डाइल्यूट एसिड डालें और वो व्हाइट पीपीटी चले जाए बेरियम नाइट्रेट वाले, तो वो क्या होगा, सल्फेट। ना जाए तो सल्फाइड, ओके। और फिर अगर आप उसको, सॉरी, ना जाए तो सल्फेट और चले जाए तो सल्फाइड। फिर कंफर्म करने के लिए आप उसमें KMnO4 डाल सकते हैं कलर चेंज के लिए, ओके। सो सल्फेट और सल्फाइड का डिफरेंस भी पता चल गया, दोनों बेरियम नाइट्रेट से होंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चों, जो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई कॉपर सल्फेट दे देता है, सॉल्ट क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब मैंने इसमें बेरियम डालना है तो जाहिर है बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे, लेकिन वो व्हाइट पीपीटी कैसे आएंगे, कॉपर सल्फेट का अपना कलर तो ब्लू है। तो ब्लू सॉल्यूशन के अंदर आप सोचें, एक मिनट इमेजिन करें कि आपके पास एक ब्लू इंक है, तो उसमें अगर आप एक व्हाइट फोम डालेंगे तो वो उसका कलर भी क्या हो जाएगा,
ब्लू हो जाएगा ना, वो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको पता नहीं चलता। यानी जब आपका कीटाइन कलर्ड हो और आप बेरियम नाइट्रेट डाल रहे हो तो आपने ख्याल रखना है कि यार ये बेरियम नाइट्रेट तो मुझे तभी डलवाया जाता है जब सल्फेट या सल्फाइड हो, और सल्फेट और सल्फाइड के प्रेसिपिटेट का कलर क्या आता है? व्हाइट। तो यहाँ तो व्हाइट नजर नहीं आएगा। तो आपने एक काम ये करना है कि उसको फिल्टर करके ना डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेना। अगर तो प्रेसिपिटेट का अपना कलर हुआ तो फिर तो रहेगा, और अगर वो कॉपर सल्फेट की वजह से हुआ तो वो धुल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप फिल्टर करें तो थोड़ा सा छोड़े तो नजर आ जाते हैं कि ये व्हाइट है। ठीक है, बहुत गौर से देखें तो उसके अंदर भी नजर आ जाते हैं वो व्हाइट व्हाइट से, ब्लू नहीं होते। बट इन केस आपको नहीं नजर आ रहे तो मैंने आपको तरीका बता दिया, वो कीटाइन की वजह से कलर्ड हो सकते हैं। अमूमन हम क्योंकि ऑब्जर्वेशन बड़ी क्विक कर रहे होते हैं, जो ही प्रेसिपिटेट देखते हैं वो ब्लू सोल्यूशन के अंदर ब्लू ही नजर आएंगे तो हम कहते हैं ब्लू प्रेसिपिटेट। आपने सोचना यार बेरियम नाइट्रेट डलवा रहा है तो ब्लू तो नहीं हो सकते ना, ये सल्फेट का ही टेस्ट है। बेरियम क्लोराइड डलवा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद सल्फेट का ही टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी रह गया थायोसल्फेट, वो तो आपको पता है एसिड डालने से येलो प्रेसिपिटेट्स दे देता है, राइट। सो ये हो गए एनाइंस। केटाइंस के टेस्ट मैंने आपको बता दिए क्या क्या है, एनाइंस के टेस्ट मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या है। ठीक है, और एक और जो प्रॉब्लम बच्चों आ सकती है, जो बस एक मिनट है मैं सुनता हूं, एक और जो प्रॉब्लम आ सकती है वो सुन लीजिए। वो आखिरी बात ये है कि बाज दफा ना आपको वो एक सॉल्ट दे देता है, जैसे एक सॉल्ट है जिंक कार्बोनेट। इसके अगर आइन टेस्ट करने हो, आइन टेस्ट करने के लिए तो आपने देखा पानी में डालना पड़ता है, आइंस बनते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो वाटर क्या है, ऑल कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसका क्या करें? इस ऐसे ऐसे सॉल्ट को पहले आपने रिएक्ट कराना है विद एन एसिड। तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जिंक क्लोराइड एक्वस है, आप कहते हैं इसमें जिंक आयन का टेस्ट हो सकता है, इसमें जिंक आयन का टेस्ट हो सकता है। तो ये भी हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि यार हमने एक सॉलिड दिया आपको, ठीक है, बट ये सॉलिड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन इसके आयंस के टेस्ट करते हैं। तो आपने फौरन सोचना है कि मस्ट बी अ कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको पहले मैं एसिड से रिएक्ट कराता हूं तो ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जिस एसिड से रिएक्ट कराऊंगा उसका सॉल्ट, जैसे जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, कोई सॉल्ट बन जाएगा। फिर उस सॉल्ट को मैं उसके आयंस को टेस्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल दैट, राइट। सो इसके अंदर ऑलमोस्ट यही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं जाऊंगा तीसरे सेक्शन की तरफ और चौथे की तरफ। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नाउ आस्क, यू कैन आस्क। जी बोले। जी सर, आपने कहा था कि लाइट लगाएं टेस्ट ट्यूब पे तो प्रेसिपिटेट नजर नहीं आएंगे। लाइट, मैंने ये, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने ये कहा कि जब आपके व्हाइट ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ना, या येलो प्रेसिपिटेट्स ब्रोमाइड और आयोडाइड के सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद, अब वहां से आगे अगर मैं कंफ्यूज हूं कि ये ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो डिफरेंस ये है कि मुझे उसमें अमोनिया डाल के चेक करना है कि डिसॉल्व हो रहा है या नहीं। अब अमोनिया में दोनों डिसॉल्व नहीं होते, ब्रोमाइड पार्शली डिसॉल्व होता है और आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होता, तो पार्शली बार दफा में नजर नहीं आता। तो उसका मैंने हैक बताया कि आपने टेस्ट ट्यूब को लाइट के आगे, लाइट के सामने रखना है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर अमोनिया डालने से और आफ्टर अमोनिया डालने के। तो अगर आपको उसमें से लाइट गुजरती हुई नजर आए तो आपको समझ आ जाना कि यार ये प्रेसिपिटेट थोड़े से कम हो गए, डिसॉल्व हो गए। ठीक है, और अगर ना नजर आए तो फिर आपने कहना है कि नहीं, अमोनिया डालने के बाद जी लाइट के सामने रख के देख के कि प्रेसिपिटेट्स की अमूमन क्या इसमें से लाइट गुजर रही है, सोल्यूशन कितना थिक है, उसके बाद अमोनिया डालना है। फिर दोबारा देखना है कि क्या सोल्यूशन उसकी थिकनेस कम हुई है या नहीं। थिकनेस ऐसे ही चेक होती है ना कि उसके अंदर से लाइट गुजर रही है या नहीं, अभी भी ओपेक है या लाइट गुजर रही है, फिर इसका मतलब है डिसॉल्व हुए ना प्रेसिपिटेट्स, तो वो ब्रोमाइड होगा। एक्सक्यूज मी सर। स्टेप में करने के बाद भी नहीं समझ आ रही ना कि क्या है, डाइल्यूट अमोनिया डाला है, हमें नहीं समझ आ रही कि प्रेसिपिटेट्स कम हुए या ज्यादा हुए, तो बता रहा हूँ तरीका क्या है। जी बच्चे। सर वो आपने जो कॉपर सल्फेट वाली और फिल्टर वाली बात की थी वो आप दोबारा रिपीट कर देंगे? आपकी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी वो जब आप बोल रहे थे। और मैंने जो कहा जिंक कि कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड वाली भी बताई है वो भी दोबारा से थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दें। दूसरी कौन सी है?
जिंक कार्बोनेट को जो आपने एसिड से ठीक है, रिएक्ट करवाया है, वो ठीक है, क्या रीजन? ठीक है। देखें, दो चीजें मैंने बताई हैं। एक मैंने बताया है कि जो कलर्ड सोल्यूशन होते हैं ना, जैसे कॉपर सल्फेट एक्वस को जब हम लेते हैं तो वो इस तरह का सोल्यूशन है। ये देखो, कॉपर सल्फेट एक्वस इज लाइक दिस। ये पहले ही ब्लू है। अगर इसमें बेरियम नाइट्रेट डालोगे तो अमूमन क्या होता है कि बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट आते हैं हम उनको सही तरह से देख नहीं पाते कि वो व्हाइट है या ब्लू है। या आयरन सल्फेट ले लो, आयरन सल्फेट जो है वो पहले ही किस कलर का है, लेट्स से वो ग्रीन है, तो उसमें बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट्स आएंगे वो सही तरह से शायद हमें नजर ना आए, वो हमें ग्रीन ही लगे के टाइम की वजह से, सोल्यूशन के कलर की। तो थोड़ा सा उसको फिल्टर वाटर लगा के देख लें कि वो वाइट है या ये वाइट से नजर आ रहे हैं इसके अंदर। ओके जी, बोले। और दूसरा, सॉरी, मैंने एक और चीज ये की थी कि अगर कभी वो आपको सॉलिड सॉल्ट दे दे और कहे ये एक वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसके आइंस टेस्ट करने हैं, तो मैंने कहा कि हम वो यूजुअली कार्बोनेट होगा और वो कार्बोनेट आपने किसी डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स करके रिएक्ट करा के उसको सॉल्ट बना के, जो सॉल्ट वाटर सॉल्युबल हो, तो उसके टेस्ट करने हैं। ठीक है, बाद में वो एक लिखा हुआ आ जाता है ना कि वो कहता है ये एक हमारे पास सॉल्ट है जो पानी में डिजोल्व नहीं होता, चलो बताओ इसको कैसे टेस्ट करोगे इसके आंसर, तो ये लिखना है। ओके जी, बोले। सर वो जो आपने हाइड्रोक्साइड वाली बात बताई थी, तो लाइक उसमें तो हमें लाइक थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा ना अमोनिया का टेस्ट करने के लिए। जी, अमोनिया का टेस्ट करने के लिए हीट करना होगा। जो ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, आप आप लैब में है, आपको उसने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो 90% चांस तो यही होता है ना वो टेस्ट ऑफ केटाइन या एनाइन करा रहे हैं। ठीक है, और जो ही आपको प्रेसिपिटेट आए तो फिर आपके जहन में वो चल पड़ता है कि कौन से कलर है। अगर तो वाइट है, green है, तो समझ आ जाए। अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आए तो चांस क्या है, अमोनियम आइन हो। ठीक है, और फिर नेचुरली उसने हीट कराना है। अगले स्टेप में कहेगा इसको और गैस का टेस्ट करो, और वो मोस्ट प्रोबेबली अमोनिया गैस होगी। अगर वो ब्लू रेड लिटमस पेपर को डैम्प को ब्लू कर देती है, डैम्प जरूर करना, वो हाइड्रोजन आयन तभी छोड़ निकालती है जब डैम्प करो। और अगर वो नहीं होता, पानी पानी, हाँ, और अगर वो गैस नहीं निकलती तो फिर हम कहते हैं कि वो अमोनियम भी नहीं है, और जो लिस्ट में आइंस दिए हुए हैं वो भी नहीं है, इट्स सम अननोन एनाइन कैटाइन व्हिच मस्ट बी एनी अदर। ठीक है, और जबरदस्ती नहीं उसको निकालना कि नहीं 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 थोड़े थोड़े ब्लू आ रहे हैं, थोड़े थोड़े प्रेस में नजर आ रहे हैं, ऐसे इधर उधर घुमा घुमा फिर आके, ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, ये देखें, अभी मैं ये टाइम आपका बचेगा। अभी आप इस माइंडसेट से जाएंगे तब आपको आधा याद है यार क्या डालने से क्या आएगा, क्या डालने से क्या आएगा। उस वक्त आप अन्य वाह जाते हैं, कख भी आपको समझ नहीं होती, बस जो कहता है वो डाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कलर चेंज आया, फिर पीछे से जाके देखते हैं वो टेबल में कख भी समझ नहीं आती, वो इतने सारे लिखे हुए हैं। बंदा कहता है यार यहाँ क्या चल रहा है। ओके, सवाल तो पूछे। सर, ये जिंक कार्बोनेट वाले में हम HCl कितना डालेंगे? वो एक्सेस होता है, HCl जो है ठीक ना, अनटिल एफर्वेसेंस होती रहे, एक्सेस में डालना होता है और फिर एक्स्ट्रा को फिल्टर कर लेना होता है। ठीक है सर। और कोई? अहमद रायशा हो गया। ओके, अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए, एक जो मैंने बोला ग्रेविमेट्री होता है, ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है बच्चों के, आपको ना, जैसे ये ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि लॉ होता है। ठीक है, आपके पास एक हीटिंग क्रूसिबल होता है, इसको क्रूसिबल बोलते हैं। ठीक है, मट्टी का एक बर्तन होता है इस तरह का,
आप उसको उसके अंदर एक सॉलिड डालते हो, लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट है, और उसको हीट करते हो, ठीक है। जब आप उसको हीट करते हो तो ये ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेक होके कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड। अब जब ये डी कैल्शियम ऑक्साइड बना, वो तो इधर ही रह जाएगा ना इसी कंटेनर में, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो तो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वी आर एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर दिस जो सॉलिड होगा उसका मास कम होगा, ठीक है, वो लॉस इन मास होगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और या अगर ये कोई हाइड्रेटेड है कंपाउंड, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से लॉस हो गए, तो भी वो उसका मास कम होगा बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैज बीन लॉस्ट, ठीक है। अब इसमें से एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि वो आपको दे देता है, लेट्स से कि इसके 10 ग्राम आपने लिए। कितना मास लिया कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करने से पहले? मास कितना था? 10 ग्राम। मैं बताता हूं लेना कैसे होता है, अभी मैं कैलकुलेशंस पहले बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट बाद। उसको किया हीट, आपने उसको किया हीट, और बन गया 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता हूं कि आपको नहीं पता था ये क्या कार्बोनेट है, और आपको ये भी नहीं पता क्या ऑक्साइड है। आपको उसने कहा एक सॉलिड लिया था, उसको हीट किया है, पहले 10 ग्राम था, बाद में 5.6 ग्राम हो गया। ढूंढो जरा ये क्या चीज। जो आगे कैलकुलेशंस होती है ना स्टेप्स में, वो पूछ रहा होता है बताओ ये कौन सा कार्बोनेट है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बता देता है ये एम कार्बोनेट है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपके पास अच्छा 5.6 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट कितने से बना, 10 ग्राम से। ऐसे ही आप कहते हैं अच्छा मेटल कार्बोनेट है ये, ठीक है। लेट्स से वो आपको बता देता है कि 4 मेटल में से कोई एक मेटल, ठीक। आप कहते हैं जी कि जब कोई भी कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हमें ये तो पता है कि उसी मेटल का क्या बनेगा, ऑक्साइड, ठीक है। अब वो पहले स्टेप में आपको कहेगा आप इस जो मास है वो आपने लिया, आपने कहा जी वो 5. अगर लेट से ये कैल्शियम ऑक्साइड होता, ठीक है, तो टोटल इसका एमआर बनता है 14 इज व्हाट 56 तो ये लेट से x आ जाता है। आप x को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो 56 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 5.6, तो आंसर आ जाता है 100। तो ये जो x आया है ये, और ये 100 का एमआर काउंट जो मेटल कार्बोनेट था उसमें कार्बन जो कि प्लस ऑक्सीजन जो कि 3 होता है, इस कर दें पास, इस मेटल का मास आ जाएगा 40 आता है, मुझे पता चल जाती है ये कौन सी मेटल की। कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बताई, इसका टेबल वो क्या होता है, आप में क्रूसिबल का मास, लेकिन अगर वो बात करें लिड भी यूज करना है तो मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड इन ग्राम्स, फिर आपने उसमें डाला, लेट्स से आपके पास Fa5 था, तो फिर वो कहता है मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस Fa5 इन ग्राम्स, वो रिकॉर्ड करना है। फिर मास ऑफ, उसके बाद कहता है आपने इसको हीट किया, ठीक है, और हीटिंग के बाद मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस रेजिड्यू, वो ग्राम्स में आ गया। उसके बाद कहता है अच्छा मास ऑफ Fa4 कितना था, और मास ऑफ इन ग्राम्स रेजिड्यू कितना था। ये टेबल के हेडिंग में इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको खुद बनानी होती है उधर, ओके,
ठीक है। अब इसमें अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी है, तो डी क्या होगा, मैस ऑफ Fa1 क्या होगा, मैस ऑफ Fa1 है, सॉरी Fa5, मैस ऑफ Fa5 क्या होगा, जो कि है B माइनस ए, और मैस ऑफ रेजिड्यू क्या होगा, जो कि है डी, नहीं सॉरी ए माइनस डी, ए माइनस डी है ना, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ओके। सो ये आपके पास आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से मैथ्स नहीं लेना, और फिर वो मैंने आपको बता दिया, तो रेशो करा के आपसे मोल्स निकलवा लेगा, और ये ग्रेविमेट्रिक लॉस है। सो यही चीज होती है उसके साथ भी। अगर कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O हो, तो कॉपर सल्फेट का अलग है, H2O का अलग है। लेट्स से कॉपर सल्फेट के 26 ग्राम से इसका 6 ग्राम बन गया, तो आप इसको 18 से डिवाइड करते हो, इसको 250 से डिवाइड करते हो, ये 0.1 आ गया, ये लेट्स से 0.8 आ गया, 0.5 आ गया, फिर दोनों छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हो, तो ये 1:5 आके आपको पता चल जाता है ये 5H2। ठीक है, इस केस में भी वही होगा, दोनों के मैथ्स निकलवाएगा, उन मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट रेशियो करना है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, एक्स इज 5H2O। ठीक है, फिर एक और एक्सपेरिमेंट होता है जो कि रेट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट कोई भी दे देते हैं, लेट्स से इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत टाइम हो गया। थायोसल्फेट आप लेते हैं, या नेक्स्ट में इसको कर लेंगे, ठीक है। थायोसल्फेट को अगर आप मिक्स करते हैं किसी एसिड के साथ, ठीक है, किसी एसिड के साथ मिक्स करते हैं, अब इसमें होता ही है कि या तो एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, वो टर्न हो रहा होता है into a precipitates या into a colored thing। आप उसको नीचे रखते हो एक क्रॉस के ऊपर, और ऊपर से देखते हो जब वो क्रॉस डिसअपेयर हो जाए तो आपको टाइम नोट कर लो। बेसिकली मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊं, इसकी थ्योरी ये है कि हम कलर चेंज से या प्रेसिपिटेट से या उस क्रॉस के डिसअपेयर या अपेयर होने से, दोनों हो सकता है, या तो पहले डिसअपेयर और बाद में अपेयर हो, हम बेसिकली टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और आप कहते हैं जी इस केस में 1/टाइम ही हमारा रेट होता है, ठीक है, और उसका यूनिट भी अगर आपसे पूछे तो 1/पर-सेकंड ही उसका समझ आ गई, यानी 1/सेकंड जो कि सॉरी पर सेकंड बनता है, वही रेट होगा, यूनिट होगा, राइट। तो आपसे सिंपल कहेगा कि ये दो सॉल्यूशंस हैं, इनको मिक्स करो, क्रॉस के ऊपर रखो, जो टाइम डिसअपेयर होता है उसको निकाल लो, और उसके बाद वो टाइम आपको दे देगा, 1/t कर लो। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो में भी, और इसके साथ इंथैल्पी, यानी जिसको थर्मोमेट्रिक कहते हैं, थर्मोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं टाइट्रेशन में, जिसमें कि आपको याद होगा, अगर एक NaOH है, लेट्स से एक HCl है, दोनों को आप एक पॉलीस्टाइरीन कप में डालते हैं, पहले HCl NaOH को डाला, इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया, फिर HCl को डाला, फाइनल टेम्परेचर नोट कर लिया, ओके। और आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होता है Q = mc∆T, ठीक है। डेल्टा टी तो यहां से आ जाएगा, C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि कितना होता है 4.18, और M क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों के मास को ऐड कर देना होता है, इसके भी और इसके भी, और इन दोनों का मास कैसे ऐड होगा, आप कहते हैं पानी में सॉल्यूशन बने हुए हैं, तो क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम/cm³ होती है, तो आप कहते हैं जी 25 ग्राम लेट से इसका है, 25 ग्राम इसका है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50 इंटू 4.18, लेट से 10 डिग्री चेंज आया। तो जो आंसर आएगा वो किस में होता है, जूल्स में होता है, उसको किससे डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो वो क्या बन जाता है किलो जूल्स, और फिर उसको किससे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, उन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक की जो लिमिटिंग है उसके मोल से डिवाइड करते हैं, वो बन जाता है किलो जूल पर मोल। इसमें लॉस ऑफ हीट जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट के जी हीट लॉस को मुझे कैसे बचाना है। आपको इसको एक और किसी बड़े बीकर के अंदर रख देना है, आपको इसके अराउंड कॉटन की लैगिंग कर देनी है, आपको इसके ऊपर एक लिड लगा देना है ताकि कम से कम हीट लॉस हो जाए।
तो जितना हीट बाहर ज्यादा जाए कम जाएगी, अंदर रहेगी, थर्मोमीटर तो अंदर लगा हुआ है, तो उतना आपका रिजल्ट्स जो है वो बेटर है। अब इन दोनों में, रेट में और इसमें, एक और जो कॉमन चीज आती है फिर वो आता है ग्राफ। ग्राफ पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बात करा, आप सब लोग मैथ्स पढ़ते हैं और आपको ग्राफ आते ही हैं। ग्राफ में सिंपल क्या होता है, आपको इधर वाई एक्सिस पे स्केल सेट करनी होती है, एक्स एक्सिस पे स्केल सेट करनी होती है, केमिस्ट्री में जनरली दी होती है स्केल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंथैल्पी का मैं कर देता हूँ कि अगर इधर वो कहता है, अच्छा इधर हमने लिया है टेम्परेचर, इधर लिया हमने वॉल्यूम ऑफ किसी एक का ले लेता है जैसे NaOH का, ठीक है। तो जू जू आपने कहा जी शुरू में जब वॉल्यूम इतना डाला हुआ था तो ये टेम्परेचर था, फिर इतना डाला ये टेम्परेचर था, इतना डाला ये टेम्परेचर था, यानी शुरू में आपने थोड़ी देर बगैर डाले मेजर करना। फिर जू ही आपने HCl डाला, लेट से 3 मिनट पे डाला मैंने, नीचे सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइम ले लेते हैं, 3 मिनट पे मैंने डाला, आसान हो जाएगा जरा। एकदम, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, ऐसे पहले एकदम टेम्परेचर राइज करके 35 डिग्री पे चला गया, तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि अच्छा उसके बाद कम होना शुरू हो गया, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद आपको कहता है जी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दे। आप कहते हैं जी ये इधर देखें, इसको एक्स्ट्रापुलेट कर ले। अब ये सुना एक्स्ट्रापुलेट करना होता है, यहाँ पे ये बच्चे गलत कर देते हैं, ये एक्स्ट्रापुलेट करना है इधर और फिर इसको खींचना है यहाँ और ये लाइन बनानी है, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ना, ये वो पॉइंट है जो हमारा डेल्टा टी है। समझ आएगी बात? दिस इज द डेल्टा टी, जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है। अगर वो कभी कहे एक्स्ट्रापोलेट ना करो तो आप इसी पॉइंट को भी यहां लेके जा सकते हो, यूं वो कहे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ तो वो यूं भी बन सकती है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अगर डेल्टा टी निकालना होगा तो यू विल ओनली यूज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यही केस अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो बच्चों यही केस इसमें रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और रेट का एक्सपेरिमेंट में भी यही होता है, या तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा या वो इस तरह का ग्राफ हो सकता है, गरम गरम, ठीक है। सो कुड बी लाइक दिस। सो रेट में भी इसी तरह के 1-2 एक्सपेरिमेंट्स में ग्राफ हो सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट द टाइम में हो जाए। एक एक्सपेरिमेंट और है बच्चों जो कभी कभार आ जाता है, ये तो हो गया रेट, इंथैल्पी और रेट इंथैल्पी। एक कभी जी ये करें, इसको करें जरा, अनम्यूट करें। अब आ सकता है, आता है, जैसे मैंने बता दिया ना। अब या तो इसी तरह के ग्राफ होंगे, स्केल आपने बनाने का तरीका मैं नहीं उतनी डिटेल में जा रहा, आपको पता ही है जो छोटी वैल्यू है जो बड़ी वैल्यू है पूरी फिट आनी चाहिए, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ग्राफ कवर होना चाहिए, जो बेसिक असूल है ग्राफ बनाने के। जो ग्राफ बनाने के बेसिक असूल है कि आपको जैसे टोटल टाइम लिया उसने लेट से 20 मिनट्स, तो आपने जो स्केल सेट करनी है उसमें टाइम जो है कम से कम 30 तक जाना चाहिए। अगर 10 लाइन है तो वो 5-10-10-10 का वो डिवीजन बना लेना। टेम्परेचर अगर 50 तक राइज करके गया है तो आपने 50 तक, यानी एक बॉक्स जो होगा वो 5 का है, फिर अगला 10 का, 15 का, इस तरह करके, या 10 का रखोगे तो 5 में पूरा हो जाएगा। जी पूछें। सर जनरली तो लाइक हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही बनाते हैं ना, लाइक जी लाइन ऑफ कर्व बेस्ट फिट बनाना। नहीं, कर्व बहुत कम होगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही होता है। और कर्व रेट में कर्व आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया रेट में कर्व आ सकता है। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब याद रखें, फिजिक्स में आप गलत सीख लेते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब सिर्फ सीधी लाइन नहीं है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अ स्लाइट कर्व एज वेल। अगर स्लाइट कर्व को भी, जब वो कहेगा लाइन ऑफ स्ट्रेट बेस्ट फिट जो है, बेस्ट फिट स्ट्रेट बेस्ट फिट, स्ट्रेट लाइन विच इज अ बेस्ट फिट, तब वो सीधी लाइन। वरना सिर्फ लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब सीधी लाइन नहीं है, इट कुड बी अ स्लाइट कर्व। ओके जी बोलें आयशा। अच्छा सर, और मतलब जब अगर कर्व होगा तो लाइक हम लाइक खुद हैंड कर्व बनाएंगे या फिर स्केल से लाइक करें? अगर तो कर्व है तो फिर जाहिर है हाथ से बनानी है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर उसको वो, और समझ आ जाती है ना। जैसे अगर आपको पॉइंट्स देख के ना अंदाजा हो जाता है कि मुझे कौन सी ग्राफ बनानी है, अगर ये जाहिर है इस तरह के पॉइंट्स होंगे तो मुझे पता है कि मैं इस पे स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता, ठीक है। अगर मुझे इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं,
अब मुझे पता है कि यार वन ऑड पॉइंट एनोमलस पॉइंट है, बाकी सारी लाइन सीधी जा रही है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट, अब जो है एक आखिरी पॉइंट जो कभी कभी रेयरली आ भी जाता है, कलेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में। ये मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, ये अपवर्ड डिलीवरी से ही कलेक्ट होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं उसको HCl से रिएक्ट, तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। ठीक है, तो जनरली एक कॉनिकल फ्लास्क में आप इसको करते हैं, जिसमें रबर कॉर्क लगाना होता है। ठीक है, और रबर कॉर्क के साथ इसके साथ एक पाइप या डिलीवरी ट्यूब जिसको कहते हैं वो लगानी होती है, और फिर उसको आपने अबव वाटर कलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये ठीक है, इसमें आपको ये पानी होता है यहाँ तक। अब जो गैस यहाँ से जाती है वो इस वाटर लेवल को नीचे पुश करती रहती है। ये मेजरिंग सिलेंडर होता है ना आपका यूजुअली, तो इस मेजरिंग सिलेंडर पे यहाँ रीडिंग आ जाती है ये कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस आपने कलेक्ट किया है। ठीक है, इस वॉल्यूम ऑफ गैस से लेट्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आपने मोल्स में कन्वर्ट, लेट्स से 20 cm³ आ गया, ठीक है, या 200 cm³ आ गया, डिवाइडेड बाई 24,000 कराएगा, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इस गैस के मोल्स आ जाएंगे। उस मोल से लेट्स से 1:2 रेशो आ रही है फॉर एग्जांपल यहाँ, तो उस मोल से वो कहेगा अच्छा HCl के मोल्स बता दो, तो आपने कहना है जी इसके लेट्स से 0.02 थे, तो इसके 0.04 हो जाएंगे। ठीक है, ये मोल्स आ गए HCl के। फिर उसके बाद जो HCl के मोल्स आएंगे 0.04 जो HCl के मोल्स होंगे, फिर उसके बाद लेट्स से वो उसका वॉल्यूम आपको बताया हुआ था कि जो हमने HCl लिया है वो है 50 cm, ये आपको बताया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब आपने कहा अच्छा n = C × V / 1000 है। ठीक है, तो जो 0.04 ये हो गए, और C मुझे बताना है, V 50 है ओवर 1000, तो कितना बन गया 0.04 × 1000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये उस HCl की कॉन्सेंट्रेशन आ सकती है। ठीक है, 0.8 मोल पर dm³। तो ये इस तरह का सवाल आएगा, या हो सकता है इसका मैथ्स पूछ ले। ठीक है, हो सकता है मैं आपको ये ना बताऊं कि ये क्या चीज है। ठीक है, मैंने आपको बस एक पाउडर दे दिया, तो जब आपने इसको 1:1 किया, ठीक है, मैंने चले बोल दिया कि M कार्बोनेट है, तो जब 1:1 किया तो इसके मोल्स आ गए ना 0.02, फिर इसके मोल्स और इसका मास जो मैंने यूज किया था लेट्स से 2 ग्राम, तो फिर मैंने मोल्स = मास ओवर MR करके इसका निकाल दिया। MR क्या, उस MR में से कार्बोनेट का MR निकाल दूंगा तो मेरे पास M का। ये इस केस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी गैस के रिएक्शंस है ना, जैसे वो हो सकता है आपको वो अगर वो अमोनिया हुई तो वो तो नहीं ऐसे कलेक्ट होगी, वो फिर गैस सरिंज से कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि अमोनिया डिसॉल्व हो जाती है। अगर जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वो कह दे आप रिएक्ट करा दें, सॉरी अमोनियम क्लोराइड को वो कह दे रिएक्ट करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में जो गैस कलेक्ट होगी वो तो अमोनिया होगी। ठीक है, वो तो अमोनिया होगी। तो जैसे कोई भी मैग्नीशियम को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दें, ठीक है, इस केस में जो गैस कलेक्ट होगी वो तो हाइड्रोजन होगी, तो कोई भी गैस हो सकती। ठीक है, सो इस तरह करके आप उसको अब जो इसका गैस एरर क्या हो सकता है, इसमें लीकेज है। जितनी जल्दी से जल्दी आप उसको कनेक्ट करेंगे, जल्दी ऑपरेटर्स को सील करेंगे, उतनी लीकेज कम होगी गैस की। हाँ, वाटर की सॉल्युबिलिटी हो सकती है अगर अमोनिया वगैरह या इस तरह की गैस, अब हाइड्रोजन तो नहीं होती काम में। सो इज इट क्लियर? सो यहाँ पे रुक जाते हैं। सो जनरली हमने ओवरऑल कवर कर लिया कि क्या कुछ हमने करना है, और राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप पूछ लें।